Good morning, students. I, मिथिलेश वाशने, बायोलॉजी एडुकेटर एट सांतला क्लासेस. आज मैं आपके सामने बॉटनी का नीट 25 जो है डिस्कस करने जा रही हूँ. ठीक है, मैंने कंप्लीट पेपर का बेटा एनालिसिस किया है. उसमें मैंने बॉटनी के क्वेश्चंस को सेग्रीगेट किया है, उनके हम सॉल्यूशंस करेंगे. ठीक है, और साथ के साथ मैंने उसमें आपको वेटेज भी बताया है कि जूलॉजी में किस चैप्टर से कितने क्वेश्चंस लिए गए हैं और बॉटनी में किस चैप्टर से कितने क्वेश्चंस लिए हैं, किस हिसाब से उन्होंने पेपर को प्लान किया है. ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं. वन बाय वन अपना कॉपी पेन साथ लेके बैठ जाइए. पेपर आपके पास होगा और मेरे साथ सोल्यूशन करना स्टार्ट करते हैं. ठीक है, चलिए. ये देखिए, मैंने बेटा ये टेबल निकाली है, चैप्टर वाइज एनालिसिस किया है कि किस चैप्टर से कितने क्वेश्चंस लिए हैं. ठीक है, मैं आपको ये भी है कि क्लास 11th में देखो, क्लास 11th में से क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम लिए गए हैं और क्लास 12 से नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा लिए गए हैं. आप देख सकते हैं, मैंने एनालिसिस किया हुआ है बेटे. ठीक है, अच्छा, टोटल जो मैंने नंबर ऑफ क्वेश्चंस यहाँ लिखे हैं, देखिए. सबसे पहले मैंने 11th क्लास से स्टार्ट किया है. ठीक है, 11th क्लास में आपके बताया है कि लिविंग वर्ड से कोई क्वेश्चन नहीं लिया है. लिविंग वर्ड से कोई भी बॉटनी में एक भी क्वेश्चन नहीं लिया है. बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन से सिर्फ एक क्वेश्चन लिया है बेटा. ठीक है, पहले हम एक्सपेक्ट करते थे कि इससे 2 या 3 क्वेश्चंस बन जाते थे. ठीक है, प्लांट किंगडम से इन्होंने 5 क्वेश्चंस लिए. ठीक है, कोई बात नहीं. ठीक, उसके बाद आते हैं मॉर्फोलॉजी. मॉर्फोलॉजी में से 3 क्वेश्चंस लिए हैं, बहुत ही इजी क्वेश्चंस लिए हैं. सिंबल्स वाला जो लिया है, सिमेट्री का, ये सब. राइट, एनाटॉमी में से भी इन्होंने एक क्वेश्चन लिया है. ठीक है, अब फिजियोलॉजी में से हम बहुत एक्सपेक्ट करते कि बहुत सारे क्वेश्चंस बनते थे. इन्होंने फिजियोलॉजी की भी अब की बार दर्जा उड़ा दी है, उसमें से भी नंबर ऑफ क्वेश्चंस काफी कम लिए. आप देख सकते हैं, रेस्पिरेशन इन प्लांट से सिर्फ एक क्वेश्चन लिया है बेटे. फोटोसिंथेसिस से भी 2 क्वेश्चंस लिए हैं, वो भी बहुत आसान क्वेश्चंस हैं. ठीक है, बायोलॉजी का जो पेपर था बहुत ज्यादा टफ नहीं था, मॉडरेट था. हाँ, लेंथी मैं बोल सकती हूँ कि पेपर लेंथी था. राइट, अच्छा, इधर देखिए आप, फोटोसिंथेसिस के बाद हम प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की बात करते हैं, उसमें से 2 क्वेश्चंस लिए हैं क्लास 11th में. राइट, देखिए बेटा, सेल में से 5 क्वेश्चन लिए हैं, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ में से. कोई बात नहीं, जनरली 4 से 5 क्वेश्चन इसमें से बन जाते हैं. देखिए, सेल साइकिल एंड डिवीजन, इसके साथ बहुत बुरा हुआ है. हर बार इसमें से कम 3 से 4 क्वेश्चन हम एक्सपेक्ट करते थे, आते थे. अब की बार सिर्फ इन्होंने एक क्वेश्चन डाला है. ठीक है, अब देखिए इधर 11th में 12th क्लास में मॉलिक्यूलर बेसिस से, ये तो बिल्कुल सही है, इसके साथ तो इन्होंने इंसाफी करी है. इसके साथ इन्होंने कितने 7 क्वेश्चंस लिए हैं. ठीक है, ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन में से 3 क्वेश्चंस, बायोडायवर्सिटी एंड कंजर्वेशन में से 2 क्वेश्चंस लिए हैं, इकोसिस्टम में से 4 क्वेश्चंस लिए हैं बेटा, एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग में से 5 क्वेश्चंस लिए. ठीक है, कोई बात नहीं. माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर में से 4 क्वेश्चंस लिए हैं. ठीक, और प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन में से कितने क्वेश्चंस लिए? 3 क्वेश्चंस इन्होंने इस तरह से लिए हैं. इधर देखिए, जो ये बॉटनी का है बेटा, और इधर मैंने लिया है जियोलॉजी का. ठीक है, जूलॉजी में स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन एनिमल में से 4 क्वेश्चंस लिए. इसमें भी कॉकरोच पहले हमने पढ़ाया था, कॉकरोच में क्वेश्चन आया था. अब की बार कॉकरोच से कोई क्वेश्चन नहीं डाला है. इन्होंने फ्रॉग से भी बहुत सिंपल इजी क्वेश्चंस डाले हैं. लोकोमोशन एंड मूवमेंट से देखो, आगे ह्यूमन फिजियोलॉजी, इसमें से सिर्फ 1 क्वेश्चन लिया है. एनिमल किंगडम में से 4 क्वेश्चंस लिए हैं. ठीक है, बॉडी फ्लूइड में से 1 क्वेश्चन. ठीक, बायोमोलिक्यूल में से 4 क्वेश्चंस, एक्सक्रीटरी में से 1 क्वेश्चन. ठीक, केमिकल कोऑर्डिनेशन में से कितने क्वेश्चन लिए? 4. ओवरऑल इन्होंने ह्यूमन फिजियोलॉजी में से सिर्फ 6 क्वेश्चंस लिए हैं. एनटीए भाई कुछ भी कर सकते हैं. ठीक है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ में से 1 क्वेश्चन लिया है. ह्यूमन रिप्रोडक्शन में से 5 क्वेश्चंस, एंड बायोटेक में से 5 और 4, 9 क्वेश्चंस इन्होंने. बायोटेक में से टोटल मैं आपको बताऊं बेटा, ये ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज में से 4 लिए हैं. टोटल बायोटेक इन्होंने बढ़िया लिए है. बायोटेक में से लगभग 30 नंबर के क्वेश्चंस बने हैं. इतना तो बन ही जाता है. ठीक है, 6 और 5 टोटल 11 इन्होंने यहाँ पे लिखा है, लगभग 30. ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट.
यहाँ देखिए आप, इन्होंने क्या रखा है कि बॉटनी में से क्लास 11th के 21 क्वेश्चंस लिए गए हैं, ठीक है। जियोलॉजी में से क्लास 11th में से 19 क्वेश्चंस लिए गए, टोटल 40 क्वेश्चंस बने हैं क्लास 11th के। ये मैं आपको क्लास वाइज कंपैरिजन बता रही हूँ। क्लास 11th में से 40 क्वेश्चंस आए हैं और क्लास 12th में से 50 क्वेश्चंस आए हैं, ठीक है। ये परसेंटेज रेशियो है आपके पास 22.2 11th का है और 12th का जो है हमारे पास परसेंटाइल कितना है 27.8 है, ठीक है। ये इस तरह से हमने एनालिसिस आपके पेपर का किया है, ठीक है। अब इसमें से हम ये दिखा सकते हैं कि इजी कितने थे और हम मेरे हिसाब से, ठीक है, इजी कितने थे, है ना, और मीडियम कितने हैं, हार्ड कितने हैं। लगभग देखो इजी इन्होंने रखे हैं 19 11th मतलब बॉटनी से, और 19 किससे रखे हैं बेटा, जियोलॉजी से, ठीक है। और मीडियम कितने हैं 32, दोनों से 16 लगभग मेरा ये आइडिया है। बाकी आप लोगों को अपने लेवल के हिसाब से भी लगते होंगे, ये मैडम तो अपने हिसाब से बता रही है, हमारे लिए तो वो टफ थे, इनको तो इजी लगेंगे, है ना। वैसे ठीक थे, आप लोगों ने अगर अच्छे से मेहनत की होगी तो आप लोगों का भी लगभग मेरे जैसा ही अनुभव आएगा निकल के, राइट। सो टोटल इन्होंने जो हम लोगों ने जो पूरा कैलकुलेशन किया है उसमें बताया कि भाई टोटल जो बॉटनी के जो 49 क्वेश्चंस हैं, टोटल हमने ये निकाले हैं कि बॉटनी का प्रपोर्शन जियोलॉजी से ज्यादा था। 49 क्वेश्चन बॉटनी के हैं, 41 क्वेश्चन किसके हैं, जियोलॉजी के। पहले क्या होता था, जियोलॉजी बॉटनी सेपरेट आती थी और अब की बार एनटीए ने क्या किया है, मिक्स करके रख दिया है, ठीक है। तो भैया एनटी है, कुछ भी कर सकते हैं, चलो कोई बात नहीं। अब 1 बाय 1 मेरे पास है सेट बच्चों का मैंने पेपर लिया है, मंगवाया है, मेरे पास है 48 नंबर सेट और उससे मैंने बॉटनी के क्वेश्चन, सिर्फ बॉटनी के, जियोलॉजी के नैन्सी मैम ने और ब्रिजेश सर ने कर दिए हैं। तो मैं बॉटनी का मैं आपके साथ सोल्यूशन लेके आपके सामने प्रकट हुई हूँ, तो आप ये कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 एज पर योर पेपर 48 it is 93, it is what 93। the question number is this statement based, ठीक। स्टेटमेंट फर्स्ट इज सेइंग दिस कि प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी इन एन इकोसिस्टम इज सोलर सिस्टम, है ना, सोलर एनर्जी मतलब प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी इन एन इकोसिस्टम इज सोलर एनर्जी। वेरी ट्रू, ये बात बिल्कुल सही है। सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी ऑन द अर्थ, करेक्ट, ठीक। फर्स्ट स्टेप इज करेक्ट, अच्छा फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट, ठीक। सेकेंड स्टेटमेंट क्या कहता है, द रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस एन इकोसिस्टम इज कॉल्ड एनपीपीपी। बेटा ये एनपीपी नहीं होती है, ये तो जीपीपी होती है, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। सो स्टेटमेंट फर्स्ट क्या है, करेक्ट है, और स्टेटमेंट सेकंड क्या है, इनकरेक्ट। तो बेटा आंसर क्या होगा 1, आंसर क्या होगा बेटा 1, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये एसर्शन रीजन बहुत इजी है, ठीक है, चैप्टर 1 से लिया गया है, क्लास 12 के से। एसर्शन क्या बोलता है, अ टिपिकल अनफर्टिलाइज्ड एंजियोस्पर्म एम्ब्रियोसेक एट मैच्योरिटी इज 8 न्यूक्लियस एंड 7 सेल्स। सही बात है ये तो, भाई जो एम्ब्रियोसेक होता है यहाँ पे 3 एंटीपोडल सेल होती हैं बेटे, कितने होते हैं 3 एंटीपोडल सेल एट शलाजल एंड, बिल्कुल सही बात है, कितनी 3, ठीक। एम्ब्रियोसेक एंड ए 2 होते हैं सिनर्जिड सेल, 2 सिनर्जिड्स, एक होता है हमारा क्या एग सेल और बीच में एक होती है हमारी सेंट्रल सेल। तो बेटा 7 सेल हो गई, 3 ये हो गई, 1 ये हो गई, तो 7 सेल हो गई, ठीक है। न्यूक्लियस 1 2 3 4 5 6 और 2 सेंट्रल सेल में पोलर न्यूक्लियाई होंगे। तो पहला स्टेटमेंट एसर्शन तो हमारा बिल्कुल करेक्ट है। ये कह रहे हैं कि एग एपरेटस हैज 2 पोलर न्यूक्लियाई, नो बेटा, सेंट्रल सेल हैज 2 पोलर न्यूक्लियाई, तो रीजन इज रॉन्ग, assertion is true। तो इसका आंसर होगा assertion is true and reason is false। आंसर will be first, आंसर will be बेटा first, correct, ठीक है, आंसर will be first। नेक्स्ट बेटा
नेक्स्ट क्वेश्चन इज 96, ठीक। विच वन ऑफ द फॉलोइंग द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ जिम्नोस्पर्म्स, कह रहे हैं कि जिम्नोस्पर्म्स इन सीड्स आर एब्सेंट, ना सीड्स तो प्रेजेंट होते हैं। जिम्नोस्पर्म है फ्लावर्स फॉर प्रोडक्शन, नो नो। सीड्स आर एनक्लोज इन फ्रूट्स, बेटा फ्रूट्स जब फ्लावर्स नहीं बनते तो फ्रूट कैसे बनेंगे, तो ये भी क्या है, रॉन्ग है। यस, सीड्स आर नेक्ड, आंसर इज 4, आंसर इज 4, इसका करेक्ट आंसर क्या है, 4। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 98, ठीक है। विच क्रोमोसोम इन द ह्यूमन जीनोम हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ जीन्स, ये तो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में से डायरेक्ट क्वेश्चन आया है, ठीक है। तो इसमें हाईएस्ट क्रोमोसोम हाईएस्ट जीन वाला जो क्रोमोसोम है वो क्या है, क्रोमोसोम 1, और लीस्ट वाला कौन सा है, क्रोमोसोम Y, जिसपे लगभग 230 के आसपास हमारे क्या प्रेजेंट होते हैं बेटे, जीन्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इसका अगर जीन याद करना है तो आप याद कर सकते हैं, 2968 समथिंग आपके एनसीईआरटी में गिवन है। नेक्स्ट, हाँ जी बेटा, क्वेश्चन नंबर 99, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट रूबिस्को इज ट्रू, दैट इज ओनली द 2, ठीक है। आंसर क्या होगा इसका, 2। ये C3 साइकिल में आपको देखने को मिल जाएगा एनसीईआरटी में, आप देख सकते हैं। इट कैटालाइजेज द कार्बोक्सिलेशन ऑफ RuBP, दोनों काम करता है, ये ऑक्सीजनेशन भी करता है एंड कार्बोक्सिलेशन भी करता है। नेक्स्ट बेटे, व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ स्पिंडल फाइबर ड्यूरिंग द माइटोसिस, ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन है, टू सेपरेट दी क्रोमोसोम। 103 इज डन, ठीक। चलिए, इसमें ऐसा कुछ है भी नहीं ज्यादा, है ना। तो ये नेक्स्ट है आपका मैच द फॉलोइंग। मैच द फॉलोइंग क्या कहता है, ये भी बहुत आसान है, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस से लिया गया है। कह रहे हैं अल्फ्रेड हर्शी एंड मार्था चेज, इन्होंने क्या किया बेटे, चलो सबसे पहले हम इसमें से आसान मिला लेते हैं। देखो यूक्रोमेटिन मतलब जो लूजली पैक्ड है, लाइट स्टेन है। बी का क्या है, थर्ड है, बी का थर्ड, तो आंसर क्या हो गया, फर्स्ट, ठीक है। बाकी हेट्रोक्रोमेटिन भी बुला सकते हैं, ये डेंसली पैक्ड होता है। फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने ट्रांसफॉर्मेशन प्रिंसिपल पे काम किया था, तो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनाई यूज किया था। एंड अल्फ्रेड हर्शी मार्था चेज ने डीएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल जो है कंफर्मेशन किया था। तो 104 का आंसर क्या होगा, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग आर द पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल इवेंट इन एन यूकैरियोटिक सेल, ठीक। तो इसमें क्या होगा बेटा, देखो ट्रांसपोर्ट ऑफ प्री एमआरएनए टू साइटोप्लाज्म प्रायर टू स्प्लाइसिंग, ये तो नहीं होगा। इसमें क्या होगा, रिमूवल ऑफ इंट्रॉन्स एंड ज्वाइनिंग ऑफ एक्सॉन्स, यस। हमें पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन के बाद का जो प्रोसेस होता है उसमें पहले होती है स्प्लाइसिंग, क्या होती है स्प्लाइसिंग, इसको रिमूवल ऑफ इंट्रॉन को क्या कहते हैं, स्प्लाइसिंग कहते हैं। फिर एडिशन ऑफ मिथाइल ग्रुप एंड 5 प्राइम एंड, इसे कैपिंग कहते हैं, ठीक है। 3 प्राइम एंड पे एडिनोसिन रेजिड्यू लग जाते हैं, तो इसे टेलिंग कहते हैं। तो इसमें बेस पेयरिंग ऑफ 2 कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए, नहीं, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। तो आंसर क्या होगा, बी सी डी। तो आंसर क्या होगा बेटा, आंसर होगा बी सी डी ओनली। तो आंसर विल बी 4, आंसर विल बी 4, आंसर विल बी 4। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, देखिए इसको देखिए, ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है। असर्शन बोथ विंड एंड वाटर पॉलिनेटर फ्लावर्स आर नॉट वेरी कलरफुल, सही बात है, ज्यादा कलरफुल नहीं होते हैं, ये नेक्टर प्रोड्यूस नहीं करते हैं, बिल्कुल सही बात है ये, ठीक है, मान ली। द फ्लावर्स प्रोड्यूस enormous amount of pollen grain in wind and water pollinated flower, बात दोनों सही है बेटा, लेकिन ये इसका करेक्ट एक्सप्लेन नहीं कर रही है कि ये नहीं कह रही है कि क्यों नहीं उसमें नेक्टर प्रेजेंट है ना। तो इस वजह से इसमें जो आंसर होगा वो क्या होगा हमारा 4, आंसर क्या होगा 4, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी बेटा दिस, बहुत इजी है।
एपीफाइट्स, एपी मतलब अपॉन, फाइट्स मतलब प्लांट, इस एपीफाइट्स आर ग्रोइंग ऑन अ मैंगो ब्रांच इज एन एग्जांपल व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। एपीफाइट्स में क्या होता है बेटा, ये वैसे इसका आंसर है कमेंसिलिज्म, ठीक है। एपीफाइट्स वो होते हैं जैसे मैंगो के प्लांट पे, मैंगो पे जो है ऑर्किड्स ग्रो करते हैं, ठीक है। तो इसमें एक पार्टनर को तो फायदा होता है और एक पे कोई भी अफेक्ट नहीं पड़ता उसके होने से, हो तब भी ना हो तब भी। तो वन पार्टनर इज बेनिफिटेड और दूसरा नॉट गेट एनीथिंग फ्रॉम दैट, ठीक है। तो आंसर विल बी दिस फिनोमेना इज नोन एज द कमेंसिलिज्म, दिस फिनोमेनन इज नोन एज कमेंसिलिज्म। नेक्स्ट इज बेटा, read the following statement on plant growth and development, ठीक है। read the following statement, पढ़िए ध्यान से। पार्थेनोकार्पी कैन बी इंड्यूस्ड बाय ऑक्सिन ए, ठीक है, मान लेते हैं। प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स कैन बी इन्वॉल्व इन प्रमोशन एज वेल एज इनहिबिशन ऑफ ग्रोथ, दैट इज ऑल्सो ट्रू। डी डिफरेंशिएशन इज द प्रीरिक्विजिट फॉर री डिफरेंशिएशन, अच्छा ठीक है। अच्छा ये भी बात मान लेते हैं। एब्सिसिक एसिड, एब्सिसिक ऐसा देखिए जिसमें ए और बी दोनों आ रहे हैं, तो इसका आंसर होगा थर्ड बेटा, इसका आंसर क्या होगा थर्ड, ठीक है दी, ये भी सही है। एब्सिसिक एसिड प्लांट ग्रोथ प्रमोटर नहीं है बेटा, ये है इनहिबिटर, ये क्या है इनहिबिटर, ठीक। एपिकल डोमिनेंस प्रमोट द ग्रोथ ऑफ लेटरल बर्ड, नो इट प्रमोट द ग्रोथ ऑफ एपिकल बर्ड्स। Next question 107. Which of the following is the example of distilled alcoholic beverages produced by yeast? Distilled beverages, ठीक है, कौन कौन है, बियर और वाइन, इसका आंसर क्या होगा बियर, ठीक है। ये भी सीधा डायरेक्ट एनसीईआरटी से क्वेश्चन दिया है, ठीक, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर वाले चैप्टर में से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, हाँ जी नेक्स्ट, what is the pattern of inheritance of polygenic trait? What is the pattern of inheritance of polygenic trait? polygenic trait में क्या होता है, मल्टीपल जीन कंट्रोल सिंगल करेक्टर और सिंगल ट्रेट, कई सारे जीन एक सिंगल करेक्टर को कंट्रोल करते हैं, जिसमें स्किन कलर का एग्जांपल है, और इसमें एनसीईआरटी में दिया हुआ है ए बी बी CC into small a small b small c, दिस इज, तो इसका ये नॉन मेंडेलियन इनहेरिटेंस का एग्जांपल है बेटा, बिल्कुल इसमें कोई भी दो राय नहीं है। नेक्स्ट होगा हमारा क्वेश्चन, बहुत आसान था ये। विच ऑफ द फॉलोइंग इन एग्जाम्पल ऑफ जाइगोमॉर्फिक, जाइगोमॉर्फिक सिमेट्री को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, बायलेटरल सिमेट्री होती है, इसका एग्जांपल है पी, ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन है मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट से। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है which of the organism cannot fix नाइट्रोजन, देखो बेटा सबसे अलग कौन दिख रहा है इसमें, वॉलवॉक्स है, एजिटोबैक्टर, ओसिलेटोरिया, नमीना, ये सब नाइट्रोजन साइकिल में इन्वॉल्व होते हैं, इसमें से सिर्फ डी है वॉलवॉक्स जो कि इनमें सबसे अलग है। ये सीधे सीधे देख के समझ में आ रहा है, अगर आप इसको ध्यान से पढ़ेंगे तो एक बारी में आपको समझ आ जाएगा। नेक्स्ट इज 122, देखिए Which one of the following is an example of ex-situ conservation? बेटा दो टाइप के कंजर्वेशन होता है ना, बायोडाइवर्सिटी आपके एनसीईआरटी में गिवन है, इन सिटू कंजर्वेशन और एक्स सिटू कंजर्वेशन। इन सिटू जो होता है ऑन साइट कंजर्वेशन होता है, जहां पर उसकी अक्रेंस है, जो उसकी जहाँ पे जन्म हुआ है वो वहीं पे उसकी प्रोटेक्शन होती है ना, कि उसका उसी के हैबिटेट में रह के उसकी सुरक्षा करना, वो क्या कहलाता है इन सिटू। और एक्स सिटू क्या होता है ऑफ साइट, जैसे हमने जू बनाए हुए हैं, कहीं से हमने एनिमल उठाया और जाके जू में जाके उसको लगा दिया, ठीक है। बोटेनिकल गार्डन्स है ना, कहीं से हमने प्लांट लाया और उसको वहां पे जाके हमने लगा दिया, ठीक है। तो जू एंड बोटेनिकल गार्डन किसके एग्जाम्पल हैं आपके, एक्स सिटू कंजर्वेशन के। प्रोटेक्टेड एरिया में आपके वही आ जाते हैं, वर्ल्ड सेंचुरी वगैरह एक ही जगह, नेशनल पार्क भी वही होता है, तो इसका एक्स सिटू का ये तीनों किसके एग्जाम्पल हैं, इन सिटू के। सीड बैंक वो भी किसका एग्जाम्पल है आपका, एक्स सिटू कंजर्वेशन का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट
नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा is who is known as the father of ecology in India? Very easy, it is Ramdev Mishra. ठीक है, रामदेव मिश्रा is known as father of ecology. करेक्ट. नेक्स्ट. हाँ जी, देखिए ये मॉलिक्यूलर बेसिस में आरएनए वर्ड वाला जो टॉपिक है वहां से लिया गया है. मैंने वहां से ये लाइंस एनसीईआरटी से उठाई हैं कि ये क्वेश्चन कैसा है. देखो, इन द आरएनए वर्ड, आरएनए इज कंसीडर्ड एज द फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल. करेक्ट. इवॉल्व कैरी आउट एसेंशियल लाइफ प्रोसेस. करेक्ट. RNA acts as a genetic material and also catalyst for some important biochemical reaction in living system. Being reactive, RNA is unstable. ये बिल्कुल बात सही है, आप अपनी एनसीईआरटी से चेक कर सकते हो, वहीं से मैंने ये लाइंस ली हैं. ये बात बिल्कुल सही है. स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट बेटा. अब स्टेटमेंट सेकंड देख लेते हैं. ये कह रहे हैं कि डीएनए इवॉल्व फ्रॉम आरएनए एंड इज मोर स्टेबल जेनेटिक मटीरियल. It is double helical stranded being complementary resists the changes in evolving the repairing mechanism. सोचिए जरा, देखिए जरा, इसमें क्या आपके हिसाब से हो सकता था? इसमें क्या हो सकता है बेटा? इसमें आंसर मेरे हिसाब से जो है 124 में स्टेटमेंट फर्स्ट, पेज नंबर 88 पे आप चेक करेंगे. स्टेटमेंट फर्स्ट इज इनकरेक्ट. फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट. ठीक है, मेरे हिसाब से इसका आंसर क्या होगा? फर्स्ट होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन. हाँ जी, इधर आ जाइए आप. कह रहे हैं स्ट्रेप्टोकाइनेज इज प्रोड्यूस्ड बाय बैक्टीरियम. Streptokinase produced by bacterium Streptococcus is used for. कहाँ स्ट्रेप्टोकाइनेज एंजाइम कहाँ यूज होता है? तो इसका आंसर है रिमूविंग ऑफ क्लॉट्स फ्रॉम ब्लड वेसल. मायोकार्डियल इन्फेक्शन होता है ना बेटा, तो इसको क्लॉट्स को रिमूव करने के लिए पेशेंट को स्ट्रेप्टोकाइनेज एंजाइम दिया जाता है. कर्ड प्रोडक्शन लैक्टोबैसिलस से करते हैं. ठीक है. इथेनॉल का प्रोडक्शन तो ईस्ट से, सैकरोमाइसिस सेरेविसिस से होता है. लिवर डिसीज के लिए तो बहुत सारे माइक्रोब्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं. समझ में आ गई बात बच्चों? नेक्स्ट क्वेश्चन. हाँ जी, ये भी बहुत आसान है, एग्जाम्पल में से डायरेक्ट लिया हुआ है. देखो, जिम्नोस्पर्म, जी से जिम्नोस्पर्म, जिंको है ना, साइक्लोस्पाइनस, एफिड्रा, जिंको आर द एग्जाम्पल ऑफ द जिम्नोस्पर्म. ठीक है. अब कह रहे हैं कि इसमें दूसरा मैं मिला लेती हूँ आपको, एंजियोस्पर्म. तो एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म का पहले डी से हम, देखो मैं ऐसे मिलाती हूँ, मेरी ट्रिक है. डी का जिसमें सेकंड दे रखा है, अब दो में लड़ाई है. ठीक. एंजियोस्पर्म है साल्विया. एंजियोस्पर्म क्या है बेटे? साल्विया. ठीक है. तो सी का जिसमें फर्स्ट है और डी का जिसमें सेकंड है. सी का फर्स्ट, यहाँ भी लड़ाई हो गई. अब क्या हुआ? टेरिडोफाइट है ये साल्विनिया. टेरिडोफाइट क्या है? साल्विनिया. तो इसका आंसर क्या होगा? 130 का 1. 130 का आंसर क्या होगा बेटे? 130 का आंसर होगा, सॉरी बेटा, इसका आंसर होगा 4. 130 का 4, इसको करेक्ट कर लेंगे हम. 130 का आंसर क्या होगा? 4. ठीक है. ए का आंसर 4, ए का 4. ठीक. अच्छा, सी का हो गया, बिल्कुल सही है, टेरिडोफाइट है साल्विनिया. ठीक. ए का होगा जिसका 4 है, वही आंसर है. ठीक है, मैंने बोला सही है. नेक्स्ट. हाँ जी. इन ब्रायोफाइट्स गैमी हैज इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग. ठीक है. तो गैमी क्या होती है? ग्रीन कलर की बर्ड्स होती है गैमी, है ना. ब्रायोफाइट्स के स्ट्रक्चर पे बनी रहती हैं. आप इस तरह के ब्रायोफाइट्स होते हैं, यहाँ पे कप जैसे स्ट्रक्चर बने होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? गैमी. क्या बोलते हैं बेटे उनको? गैमी. तो ये क्या है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में यूज होती हैं. ये किस में यूज होती हैं बेटे? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में यूज होती है. इसका आंसर क्या होगा? 4. आंसर इज 4. नेक्स्ट. हाँ जी बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन इज ये क्वेश्चन बड़ा ही मतलब बच्चे इससे घबरा गए थे. ये क्वेश्चन बहुत आसान है. एनसीईआरटी में सेल जो यूनिट स्टार्ट होती है ना,
तो साइंटिस्ट के पेज से पहले सेल स्ट्रक्चर जो वहां पे लाइंस है मैंने लिख भी दिया है, पेज नंबर 85 से लिया है। एंड व्हाट इज रिडक्शनिस्ट बायोलॉजी? रिडक्शनिस्ट बायोलॉजी इज फिजिको केमिकल अप्रोच। इट इज व्हाट? फिजिकल chemical approach to study understanding living organisms is called reductionist biology, right? So आंसर क्या होगा इसका? सी। आंसर क्या होगा बेटा? सी। ये जिस बच्चे का पेपर है उसने ये वाला क्वेश्चन किया ही नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट 135 क्या कह रहे हैं 135 जी? इसमें असर्शन है प्राइमरी फंक्शन ऑफ गोल्जी एपरेटस is to package the material made by endoplasmic reticulum and deliver it to intracellular target and outside the cell। सही है, is correct, ठीक है। अच्छा आर देख लेते हैं, रीजन क्या कह रहा है? वेसिकल कंटेनिंग मटेरियल मेड बाय एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम fuse with the cis phase of the Golgi apparatus and they are modified and released from the trans phase to the Golgi apparatus। बेटा दोनों बात सही है, both A and R true and R is the correct explanation of A। तो 135 का आंसर क्या होगा? 3। 135 का आंसर होगा 3। नेक्स्ट बाकी ऑफिशियल जो की आएगी हम उसको देख लेंगे, है ना। ये हो गया हमारा। नेक्स्ट ये बड़ा आसान है, एक्स2 कंजर्वेशन। अभी हमने बात करी थी इसके बारे में। एक्स2 कंजर्वेशन में आता है क्रायो प्रिजर्वेशन, ठीक है। अच्छा डोडो तो एक्सटेंट हो गई है ही नहीं अवेलेबल, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। डी का हो गया 4, तो थर्ड और फोर्थ में से कोई एक होगा बेटा, ठीक है। अच्छा एक्स2 कंजर्वेशन मतलब क्या होता है कि कहीं से लाके किसी चीज को बचा के रखना, तो वी का हो गया फर्स्ट। वी का क्या हो गया? फर्स्ट। और इविल क्वार्टेट हम किस लिए यूज करते हैं? कॉजेज ऑफ 4 क्वार्टेट यूज करते थे कि व्हाट आर द कॉजेज ऑफ लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, दिस इज ओनली राइट। तो इसका मिला लीजिए क्या होगा, ठीक है। ए का हो गया बेटा 3, ए का क्या हो गया 3, ठीक है। अच्छा बी का क्या हो गया? फर्स्ट, ठीक है। अच्छा सी का क्या हो गया? इन सेकंड, सी का होगा सेकंड, तो इसका आंसर होगा बेटा 4। इसका आंसर क्या होगा बेटे? 4। इसको थोड़ा सा छोटा करके देख लेते हैं, इसका आंसर क्या होगा? 4, ठीक है। ठीक है, परेशान होने की जरूरत नहीं है, जो आएगा सो आएगा, कट ऑफ ज्यादा जाएगी नहीं, ठीक है। क्योंकि पेपर तो हार्ड था, वो तो सबके लिए था, है ना। आप कोई ज्यादा स्पेशल तो है नहीं हो, तो टेंशन लेने का नहीं। नेक्स्ट एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, हाउ मेनी meiotic and mitotic division need to occur for the development of mature female gametophyte from the megaspore mother cell in the angiosperm plant? आपको पता है ना, जब मेगास्पोर मदर सेल डिवाइड होती है ना, मेगास्पोर मदर सेल जब डिवाइड होती है तो मियोसिस होती है बेटे। मियोसिस 2 स्टेप में कंप्लीट होती है। मियोसिस फर्स्ट तो क्या बनता है? मेगास्पोर डायड, ठीक है। फिर डिवीजन होता है, मियोसिस सेकंड होता है तो क्या बनता है? मेगास्पोर टेट्राड, ठीक। 1 2 3 4, तो जिसमें से 3 डीजनरेट हो जाते हैं, एक रहता है फंक्शनल, एक रहता है फंक्शनल, ठीक। तो जो डीजनरेट, तो मियोसिस तो अभी कुल मिला के एक हुई, कितनी हुई मियोसिस? 1 हुई, ठीक है। अभी इन्होंने क्या पूछा है? एक कितनी मियोसिस और कितने माइटोसिस। अब मेरे पास क्या था, मैं यहाँ छोटा सा बना देती हूँ बेटा, ठीक। ये जो है मेगास्पोर जो फंक्शनल था, ये जो मेगास्पोर फंक्शनल था, इसमें फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन हुआ तो 2 न्यूक्लियाई फॉर्म हुए, फिर दोबारा डिवीजन हुआ तो फिर 4 फॉर्म हुए, फिर अगेन डिवीजन हुआ तो फिर कितने फॉर्म हुए? 8 फॉर्म हुए, ठीक है। कितने फॉर्म हुए? 8 फॉर्म हुए। रिपीटेड कितने डिवीजन हुए? 1 2 3, तो कितने माइटोसिस हुए? 3 माइटोसिस और 1 मियोसिस, और 1 मियोसिस, ठीक है। बहुत आसान था ये चैप्टर फर्स्ट में से, ठीक है। नेक्स्ट
ये इस पे बड़ी कंट्रोवर्सी चल रही है बेटा, है ना, कि फिग फ्रूट इज नॉन वेजिटेरियन फ्रूट। एनसीईआरटी में तो कहीं लिखा हुआ नहीं है, लेकिन कुछ बुक्स में लोकल हम लोग बात करते हैं, कुछ जैसे जैनी लोग हैं ये फिग फ्रूट नहीं खाते हैं, क्योंकि इसमें कहते हैं कि जो फिग की जो वास्प है अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करती है ना। तो इन्होंने कहा कि फिग फ्रूट इज नॉन वेजिटेरियन। सब कोई कह रहा है कि दोनों स्टेटमेंट ठीक है बेटे, और कोई कह रहा है दोनों स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, मैं भी ये कह रही हूँ क्योंकि एनसीईआरटी में नॉन वेजिटेरियन कहीं भी नहीं लिखा हुआ है, तो पहला स्टेटमेंट तो गलत है कि फिग फ्रूट क्या है, वेजिटेरियन। ऐसा नहीं है कि सिर्फ फिग ही ऐसा है, कई सारे फ्रूट्स हैं जिनमें कई सारे ऑर्गेनिज्म अपना लाइफ साइकिल जो है कंप्लीट करते हैं। अच्छा, फिग वास्प एंड फिग ट्री एक्सिबिट म्यूचुअल रिलेशनशिप। तो fig wasp complete its life cycle in fig fruit and fig fruits get pollinated by fig wasp। ये complete अपना life cycle नहीं करती है। ठीक है, मेरे हिसाब से इसमें दोनों स्टेटमेंट क्या है बेटा, इनकरेक्ट है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू मी। तो इसका आंसर जो होगा वो क्या होगा, आंसर होगा बेटे 4। आंसर क्या होगा इसका 4। ठीक है, बाकी ऑफिशियल आंसर की आने का हम वेट करेंगे, जो आएगा फिर वो तो माना ही जाएगा। नेक्स्ट, एसेट्स एंड रीजन बेस्ड। ये कह रहे हैं कि सेल्स ऑफ टेपिटम। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 142। क्वेश्चन नंबर क्या है हमारे पास 142। 142 कह रहा है कि सेल्स ऑफ टेपिटम possess dense cytoplasm। बिल्कुल सही बात है। हैव मोर देन वन न्यूक्लियस। ये भी बात सही है, ऐसा तो सही लग रहा है बेटे। अब क्या कहते हैं, कह रहे हैं कि प्रेजेंस ऑफ मोर देन वन न्यूक्लियस इन द टेपिटम increases the efficiency of nourishing the developing microspore mother cell। माइक्रोस्पोर मदर सेल को नहीं करता बेटा, ये तो पोलन ग्रेन मतलब माइक्रोस्पोर को करता है, मदर सेल नहीं आएगा इसमें। यहाँ पे क्या होना चाहिए, माइक्रोस्पोर। तो ए तो ट्रू है और आर क्या है, फॉल्स है। आर क्या है, फॉल्स है। ठीक है, आसान है, ये भी ज्यादा टफ नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनो बेटा, इसको देखो क्या कह रहे हैं ये कि द यूकैरियोटिक राइबोसोम्स आर 80s। हाँ सही है। और प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स आर 70s। बिल्कुल सही है ये भी। ये कह रहे हैं कि ईच राइबोसोम हैज 2 सब यूनिट्स। सही बात है, एक स्मॉल यूनिट और एक लार्ज यूनिट। अब ध्यान देना, द 2 सब यूनिट्स ऑफ 80 राइबोसोम्स आर 80s वाले राइबोसोम की क्या होती है सब यूनिट, एक होती है 60s और एक होती है 40s। बेटा ये भी सही है। ठीक है, और दूसरा हमारे पास 70s है, उसकी कितनी होती है 30s। क्या होती है 30s, और दूसरी क्या होती है 50s। ये भी ठीक है। अब अगला देखना, ए भी ठीक है, बी भी ठीक है और सी भी ठीक है। ठीक, तो आंसर इसका होगा ए बी सी। फिर भी हम पढ़ लेते हैं, 2 सब यूनिट्स ऑफ 80s राइबोसोम्स आर 60s एंड 80s। ये तो गलत है बेटा। 2 सब यूनिट्स ऑफ 80s आर 60s एंड 30s। दैट ऑफ दोनों गलत है बेटे, पढ़ने में नहीं आ रहे। ठीक है, नेक्स्ट 143 के बाद है हमारा लाइफ साइकिल। किसका लिया है इन्होंने, लाइफ सीक्वेंस पूछा है किसका। दोनों क्वेश्चन दे दिए बेटा, टेरिडोफाइट का भी और ब्रायोफाइट का। ये हमें अरेंज करना है। क्या करना, अरेंजमेंट एक डायग्राम भी लगा दिया है, आपको अच्छा लगे तो आप इसको बना सकते हैं। बहुत आसान डायग्राम है। इन्होंने इसमें सबसे पहले क्या होता है, मियोसिस होती है किसमें, स्पोर मदर सेल में। किसमें, स्पोर मदर सेल में। स्पोरेंजिया में बनी थी स्पोर मदर सेल, डिफरेंशिएट हुई, डिप्लॉयड हुई, इससे मियोसिस हुई। उसके बाद है हमारे पास प्रोथैलस। तो ये तो बेटा 2n है, ये क्या है 2n, और प्रोथैलस क्या है n है। ठीक है, अब हमारे पास इससे आर्किगोनिया बन गए और एंथ्रीडिया बन गए, दोनों से मेल और फीमेल गैमेट बने। तो इनका क्या हो गया बेटा, जायगोट बना। क्या बना, जायगोट। तो पहले क्या होगा, बी आएगा, फिर आएगा ए। अच्छा कोई बात नहीं। अब बात क्या है कि आर, इसके बाद क्या बनेगी, आर्किगोनिया और एंथ्रीडियम। यस, क्या बनेगी, आर्किगोनिया और एंथ्रीडियम। तो बी ए डी सही है। फिर उसके बाद ट्रांसफर ऑफ एंथ्रोजॉइड होगा, आर्किगोनिया से ई होगा। तो आंसर क्या होगा इसका हमारा, बी ए डी ई सी। ठीक है, बी ए डी, एंथ्रोजॉइड का फॉर्मेशन हुआ। ठीक है, हाँ एक बार और फिर से चेक कर लें बेटा, पहले बी होगा,
फिर क्या होगा हमारा, ए होगा, प्रोथैलस बनेगा, फिर हमारे बनेंगे ये आर्किगोनिया, ठीक है। फिर क्या होगा हमारे पास, फॉर्मेशन होगी बेटा, पहले क्या होगी, फॉर्मेशन होगी, क्या होगी, फॉर्मेशन होगी, ठीक है। पहले ये, फिर ये आएगा, फिर उसके बाद हमारा क्या होगा, ट्रांसफर होगा एंथ्रोजोइड का आर्किगोनिया में, फिर क्या होगा, फर्टिलाइजेशन। तो आंसर क्या होगा बेटा, थर्ड, ठीक है। एक बार फिर से देख लो और ये साइकिल समझ लो। क्या साइकिल है हमारा, कि स्पोर मदर सेल थी, है ना, उसमें मियोसिस हुई, इससे स्पोर्स बने, स्पोर जो होते हैप्लॉइड है, प्रोथैलस स्टेज आई जिसको एन से रिप्रेजेंट करते हैं, इससे गैमेटोफाइट में एक आर्किगोनिया बनी, एक तरफ एंथ्रिडिया बनी। एंथ्रिडिया में मेल गैमेट बना एंथ्रेजॉइड, ठीक है, और फीमेल गैमेट वहां पे बना आर्किगोनिया में। यहाँ वाटर में इन्होंने अपने एंथ्रेजॉइड रिलीज करते और मूव करके आर्किगोनिया के माउथ में घुस गया, वहां पे क्या बना, जायगोट बना, फिर जायगोट से बना एम्ब्रियो। ये आप आगे का साइकिल है आपके सामने रखा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, वेरी इजी इट इज। कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग माइक्रोब इज नॉट इन्वॉल्व इन द प्रिपरेशन ऑफ हाउस होल्ड प्रोडक्ट, ठीक। लैक्टोबैसिलस देख लो, सबसे पहले सबसे आसान, कर्ड बनाने के लिए यूज करते हैं, वेरी ट्रू। सैकरोमाइसिस सेरेवेसी, ये तो बहुत यूज होता है। ईस्ट, ईस्ट कहाँ का यूज होता है, खमीर है, कोल्ड ड्रिंक्स बनाने में, खमीर उठाने में, बेकरी इंडस्ट्री में, हर जगह सैकरोमाइसिस सेरेवेसी यूज होता है, ठीक है। अच्छा, ये प्रोपेनोबैक्टीरियम स्विस चीज बनाने के लिए यूज होता है। तो हमारा आंसर इसमें पूछा है कि कौन सा इन्वॉल्व नहीं होता है। एस्परजिलस नाइगर वैसे सिट्रिक एसिड बनाता है, और ट्राइकोडर्मा पॉलिस्पोरम साइक्लोस्पोरिन ए बनाने के लिए यूज होता है। तो 148 का आंसर होगा ए और सी, ये हाउस होल्ड प्रोडक्ट नहीं है, करेक्ट, हमारे घर में काम आने वाले प्रोडक्ट नहीं है, डायरेक्ट नहीं। ये तो बहुत आसान है, मैंने तो यहाँ पे देखो मैडम ने क्या किया है, हमारी ने इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन ही छाप दी यहाँ पे। कॉम्प्लेक्स सेकंड ऑफ माइटोकॉन्ड्रियल ETS is known as, बहुत आसान है, ठीक। कितने कॉम्प्लेक्स पढ़ती हैं बेटे हम, कॉम्प्लेक्स फर्स्ट, कॉम्प्लेक्स सेकंड, कॉम्प्लेक्स थर्ड, कॉम्प्लेक्स फोर्थ, हम 4 कॉम्प्लेक्स पढ़ते हैं, जिसमें से कॉम्प्लेक्स फर्स्ट तो बहुत कॉमन है, NADH डिहाइड्रोजनेस, ये फर्स्ट हो गया है ना बेटे, ठीक। आपसे पूछा है सेकंड, तो सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेस इज, डायरेक्ट क्वेश्चन है, इज सेकेंड कॉम्प्लेक्स ऑफ ETS। समझ में आ गई बात, बोलो बेटा, ठीक। नेक्स्ट 150 डन। अब पहुंचते हैं हम बेटे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्या क्वेश्चन है नेक्स्ट, स्टेटमेंट बेस्ड है, स्टेटमेंट फर्स्ट, स्टेटमेंट सेकंड। ये किससे लिया है, मॉर्फोलॉजी से, मॉर्फोलॉजी से शायद 3 क्वेश्चन लिए हैं बस, है ना। तो इनने कहा कि बेटा इन फॉर्मूला, ये किसका है, ये तो एक्टिनोमॉर्फिक का है, रेडियल सिमेट्री को दिखाने के लिए यूज करते हैं एक्टिनोमॉर्फिक, ये तो यही पे गलत हो गया। कह रहे हैं कि जाइगोमॉर्फिक ना, ये जी के नीचे जो डंडा है वो तो सुपीरियर के लिए यूज करते हैं, ये तो इन्होंने इंफीरियर दिखाया, तो पहला स्टेटमेंट गलत। दूसरा देखते हैं, स्टेटमेंट फ्लोरल फॉर्मूला एक्टिनोमॉर्फिक स्टैंड फॉर एक्टिनोमॉर्फिक नेचर ऑफ द फ्लावर, क्या है, एक्टिनोमॉर्फिक नेचर, बिल्कुल सही है। और ये किसके दिखाता है, सुपीरियर के लिए, तो स्टेटमेंट फर्स्ट गलत, स्टेटमेंट सेकंड इज ट्रू, तो आंसर इज सेकंड। स्टेटमेंट फर्स्ट इज इनकरेक्ट और स्टेटमेंट सेकंड इज करेक्ट। नेक्स्ट, नेक्स्ट देखेंगे बेटे, नेक्स्ट क्वेश्चन 153, 153 तो इकोसिस्टम में से है, इकोलॉजी। इन इकोसिस्टम देयर इज अ यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ एनर्जी फ्रॉम सन, फ्रॉम प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर, बात सही है। ये कह रहे हैं इकोसिस्टम आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, नो, ऐसा तो नहीं है, ये तो दोनों बात मानता है। तो स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट और स्टेटमेंट सेकंड इज इनकरेक्ट। इसका आंसर क्या हुआ, 153 का 1, 153 का क्या होगा आंसर, 1। नेक्स्ट, ये तो सबको पता है, बहुत आसान है इसकी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द यूनिट ऑफ प्रोडक्टिविटी, किलो कैलोरी मीटर स्क्वायर पर ईयर, ठीक है। नेक्स्ट, हाँ
पेडिग्री एनालिसिस में से आया है, बढ़िया है। इसमें भी बेटा दो, मैं आपको इनके हिसाब से बताऊं, इन्होंने क्या किया है, विच विद द हेल्प ऑफ पेडिग्री फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी ऑफ बर्थ ऑफ चाइल्ड हैविंग नो डिसीज बीइंग अ करियर। मतलब वो फाइंड आउट करना है कि जिसके पास डिसीज नहीं है और वो क्या है, करियर है ना, हैज डिसीज म्यूटेशन इन वन एलील ऑफ द जीन। ठीक है, इन्होंने क्या कहा, देखो क्या रहा होगा, ये एफ है, ये नॉर्मल है, नॉर्मल मतलब एक्स वाई, और अगर ये अफेक्टेड है तो मैं इसको एक्स सी लिख देती हूँ बेटा, अफेक्टेड सी से दिखा देती हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। ये क्या है बेटे, नॉर्मल है, और ये क्या है, करियर है ना, ये भी क्या है, करियर है, और ये क्या है, नॉर्मल। जब इनकी करियर की नॉर्मल मेल के साथ शादी हुई तो इनका जो बच्चा पैदा हुआ है, एक तो अफेक्टेड हुआ है, ठीक है, तो अफेक्टेड हुआ है तो ये एक्स सी वाई रहा होगा, और ये क्या रहा होगा, एक्स सी एक्स। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक बॉक्स बना लेती हूँ 4 डब्बे वाला, ठीक है, जिसमें एक तरफ मैं लिख देती हूँ फीमेल करियर एक्स सी एक्स, राइट, और एक तरफ लिख लेती हूँ मैं अफेक्टेड मेल एक्स सी वाई, रिलेटिव्स के बीच में मैरिज दिखाते हैं ना ये, ठीक, तो क्या है, एक्स सी, मतलब ये तो बेटा अफेक्टेड हो गया 100%, है ना, एक्स सी वाई ये भी क्या हो गया बेटे, अफेक्टेड हो गया, ठीक। अच्छा ये देखो, एक्स सी तो करियर हो गया, करियर फीमेल हो गई, राइट, और ये क्या हो गया, एक्स वाई ये नॉर्मल हो गया, तो इसके हिसाब से क्या आंसर होगा, 1/4, क्या होगा आंसर इसका, 1/4। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, अगर इसमें इन्होंने पूछा है इसका सीधे आंसर क्या आ रहा है निकल के, 1/4। ठीक है, बच्चे ने जिसने किया उसने 1/8 लगाया हुआ है, इसका आंसर क्या होगा, 1/4। ठीक है, चल समझ में आया। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन इज 156, बहुत आसान है, 11th में भी है ये डायग्राम, 12th में भी है ना, मैं तो डायग्राम भी उठा लाई वहां से। इन द सीड्स ऑफ सीरियल द आउटर कवरिंग ऑफ एंडोस्पर्म सेपरेट द एम्ब्रियो बाय द प्रोटीन रिच लेयर इज कॉल्ड, ये रही, दिस लेयर इज कॉल्ड एलिरोल लेयर। ये किसको प्रोटेक्ट कर रही है, एंडोस्पर्म को, तो आंसर विल बी एलिरोल लेयर, आंसर विल बी एलिरोल लेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, वेरी इजी, सीधे सीधा एनसीईआरटी से आया है। क्लोरोफिल ए कैसा होता है, ब्लू ग्रीन, कैसा होता है, ब्लू ग्रीन। क्लोरोफिल कैसा होता है बेटा, बी येलो ग्रीन, राइट। ठीक है, तो ए का थर्ड और बी का फर्स्ट, ये तो मिल ही गया हमें आंसर सीधे सीधे, सेम इस बच्चे का सही हुआ है ये क्वेश्चन। ठीक है, 157। नेक्स्ट is 158. Who proposed the genetic code for amino acid should be made of 3 nucleotide? George Gamow. George Gamow. Direct question from NCERT. This ये तो बहुत ही आसान है। Histones are enriched in lysine and arginine. बेसिक अमीनो एसिड्स होते हैं ना बेटा, है ना, और ये कितने होते हैं, हिस्टोन ऑक्टामर होता है, न्यूक्लियोसोम पैकेजिम में आपको देखने को मिल जाएगा पढ़ने को, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में, राइट। नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, हाँ जी, a specialized membranous structure in a prokaryotic cell which help in the cell wall formation, DNA replication। हम प्रोकैरियोटिक सेल का स्ट्रक्चर, मैंने इस पे वीडियो लेक्चर भी बनाया हुआ है ना, कि सबसे पहले क्या आता है, ग्लाइकोकैलिक्स, उसके अंदर क्या आता है, सेल वॉल, ये पढ़ाते थे, ये पढ़ाया मैडम ने। फिर क्या होता है कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसका इन्वेजिनेशन हो जाता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का क्या हो जाता है, इन्वेजिनेशन, इसको हम क्या कहते हैं, मीसोसोम, क्या कहते हैं, मीसोसोम। ठीक, मीसोसोम क्या करता है, इन्वेजिनेशन, मतलब मीसोसोम के बहुत सारे काम हो, जब प्लाज्मा मेम्ब्रेन अंदर की तरफ ग्रोथ करती है, ये तो रेस्पिरेशन करते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया की जैसे फंक्शन करते हैं प्रोकैरियोटिक सेल में, है ना, सेल वॉल फॉर्मेशन करते हैं, डीएनए रेप्लिकेशन करते हैं, तो इसका आंसर क्या होगा, मीसोसोम। तो प्रोकैरियोटिक सेल में स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर कौन सी है, मीसोसोम। बहुत आसान है, इससे पहले भी आ चुका है क्वेश्चन मीसोसोम से। हाँ जी, विच ऑफ द इम्पोर्टेंट फॉर टर्मिनेशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसक्रिप्शन में 2 फैक्टर बताए एनसीईआरटी में, एक तो इनिशिएशन फैक्टर और एक
टर्मिनेशन फैक्टर। तो इनिशिएशन फैक्टर क्या है? सिग्मा। टर्मिनेशन फैक्टर क्या है? रो। टर्मिनेशन फैक्टर क्या है? रो। तो आंसर क्या होगा इसका? ए। क्या होगा? ए। ठीक है, 162 डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट 166 बहुत आसान है, पेरिस्पर्म से करते हैं। पेरिस्पर्म क्या? परसिस्टेंस ऑफ न्यू सेल्स। ठीक है, इसका एग्जांपल ब्लैक पेपर और वो बीट रूट होता है ना। अच्छा, नॉन एल्बुमिनस जिनमें क्या नहीं होती है बेटे? डी का आंसर देख, पहले देखो डी का मैच करो। डी का क्या है? फर्स्ट। ठीक है, अच्छा स्कूटेलम, स्क्यूटेलम क्या है? एपिब्लास्ट क्या है? नॉन एल्बुमिनस सीड कौन से होते हैं? नॉन एल्बुमिनस सीड्स वो होते हैं जिनमें रेमेनेंट नहीं बचता, जिनमें रेमेनेंट नहीं बचता। किसका? एंडोस्पर्म का, जिसमें एंडोस्पर्म कंप्लीट यूटिलाइज हो जाता है। तो जिसमें ए का सेकंड है। स्कूटेलम क्या होगा बेटे? कॉटिलेडन ऑफ मोनोकॉट सीड। हाँ, स्कूटेलम ही तो कहते हैं, लिखा है एनसीईआरटी में, है ना। अच्छा, नॉन एल्बुमिन देखो ए का सेकंड का है। इसका आंसर बेटा थर्ड, इसने सही लगाया बच्चे ने। बी का क्या होगा? थर्ड ग्राउंड नट। और एपिब्लास्ट क्या होता है? रुडिमेंट्री कोटिलेडन। ठीक है, ये आपको आराम से मिल जाएगा मोनोकोट के स्ट्रक्चर में देखने को, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 167 कह रहे हैं फाइंड आउट द स्टेटमेंट दैट इज नॉट करेक्ट विद द रिगार्ड टू द स्ट्रक्चर ऑफ मोनोकॉट स्टेम। ये है एनाटॉमी में से इकलौता क्वेश्चन। ठीक है, कह रहे हैं कि हाइपोडर्मिस पेरेन्काइमेटस होती है, यही सही है। वहां स्क्लेरेन्काइमेटस होती है बेटे। कैसी होती है? स्क्लेरेन्काइमेटस। ठीक है, 167 भी डन। चलो नेक्स्ट है 170। Which one of the following phytohormone मतलब प्लांट हार्मोन प्रमोट न्यूट्रिशन मोबिलाइजेशन which help in the delay of leaf senescence? आंसर will be साइटोकाइनिन, वन एंड ओनली, कोई नहीं है। कौन है? साइटोकाइनिन। नेक्स्ट 170 के बाद आएगा क्वेश्चन बच्चा हमारा, दोनों क्वेश्चन अभी मैं कह रही थी ना टेरिडोफाइट का साइकिल बताया था, यहाँ पे उठा के रख दिया किसमें से? ये ब्रायोफाइट में। दोनों के बढ़िया क्वेश्चन रख दिए सीधे सीधे। क्या क्वेश्चन कह रहा है? द करेक्ट सीक्वेंस इवेंट इन द लाइफ साइकिल ऑफ ब्रायोफाइट। ठीक है, ये कह रहे हैं कि सबसे पहले क्या होगा? अटैचमेंट होगा। ठीक है, अटैचमेंट होगा, हो जाएगा। अगला क्या होगा इसमें? ई रिलीज ऑफ एंथ्रोजॉइड इनटू द वाटर। ठीक है, फिर क्या होगा जी? ए होगा। ठीक, इसका आंसर 174 का क्या होना चाहिए आपके हिसाब से? अरेंज करिए, डायग्राम आपके सामने मैडम ने चिपका दिया है, इसको देखिए। 174 का आंसर होगा बेटा फर्स्ट BEADC, BEADC। नेक्स्ट है 175, बहुत आसान है, 9:3:1। क्या कह रहे हैं देखना, जीन्स R and Y following the independent assortment capital R capital Y small r small y। ये तो बहुत आसान है, 10th में भी पढ़ा होगा तुम लोगों ने। स्मॉल r, इनको कंबाइन किया, कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल y। लाइन फॉर्म मेथड से क्या बना लो? कैपिटल R कैपिटल Y स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल y। ठीक है, नियम निकाल के क्या आते हैं? फिनोटाइपिक रेशियो 9:3:1। ठीक है, बहुत आसान था ये भी। चलिए नेक्स्ट इसको पढ़ते हैं 176 को। 176 बहुत आसान है, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन से है। मल्टी सेलुलर क्या पूछा है? ईच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक रिप्रेजेंट किंगडम प्रपोज्ड बाय विटेकस। ठीक है, अरेंज द फॉलोइंग इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। अरेंज करना है इंक्रीजिंग ऑर्डर में। देखो, मल्टी सेलुलर हेटेरोट्रॉफ्स विद सेल वॉल। अच्छा, ये तो फंजाई है बेटा जिनकी सेल वॉल किसकी बनी है? काइटिन की। हेटेरोट्रॉफ्स विद टिश्यू ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। हेटेरोट्रॉप्स में तो एनिमल्स आने चाहिए, है ना। प्रोकैरियोट्स विद सेल वॉल मेड अप ऑफ पॉलीसेकेराइड एंड, ये तो मोनेरा हो गए बेटा। तो ये तो यूनिसेलुलर होते हैं, यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट।
यूकैरियोटिक ऑटोट्रॉफ्स विद टिश्यू और ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा, यूकैरियोटिक विद सेलुलर बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, ये हो गए आपके प्रोटिस्ट। क्या हो गए ये? प्रोटिस्ट। और ये हो गए हमारे प्लांट्स। क्या हो गए? प्लांट। ठीक है, तो कैसे अरेंज करेंगे बेटा? सबसे पहले तो आएगा आपका मोनेरल्स, तो इसका हो गया, सबसे पहले लिख लो सी, इसको पहले मैं छोटा करूं, है ना? हाँ ठीक, पहले क्या आएगा? सी। ठीक है, कर लेते हैं, पहले आ गया सी, फिर उसके बाद भाई मोनेरा के बाद कौन आता है? प्रोटिस्टा। तो प्रोटिस्टा तो हमारा क्या है? ई। फिर कह रहे हैं ए आएगा, फंजाई आ जाएगा, कोई बात नहीं। फिर क्या आएगा बेटे? डी। डी मतलब प्लांट। ठीक है, फिर आ जाएंगे आपके, तो आंसर हो गया सी ई ए डी बी 176। अच्छा था ये भी क्वेश्चन, थोड़ा लेंथी था, कोई बात नहीं, टाइम कंज्यूमिंग, कुछ तो होना चाहिए, कुछ तो देगी एनटीए। नेक्स्ट मैच द फॉलोइंग, ये है आपके सेल साइकिल, सॉरी सेल द यूनिट ऑफ लाइफ से, है ना? अच्छा, मिक्स है दोनों में से। देखो क्या कह रहे हैं जरा, कह रहे हैं कि सेल मेम्ब्रेन किसकी बनी है? फॉस्फोलिपिड बाइलेयर की। ओके, अच्छा, क्रिस्टी किस में पाई जाती है? माइटोकॉन्ड्रिया में, है ना? जो इनर फोल्ड्स होते हैं ये माइटोकॉन्ड्रिया होती है ना, ये आउटर स्ट्रक्चर। और ये इनर मेम्ब्रेन फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस में क्या है? फोल्ड है। ठीक है, उसे क्या कहते हैं हम? क्रिस्टी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्रिस्टी। क्या बोलते हैं? क्रिस्टी। ठीक है, सी का क्या है? फर्स्ट। सी का क्या है? फर्स्ट। और बेटा डी का क्या है? फोर्थ। सीलिया क्या करता है? सेल मूवमेंट करता है। और सेंट्रोमियर क्या करती है? सेल डिवीजन करती है। तो ए का हो गया सेकंड, तो आंसर हो गया इसका सेकंड। इसका आंसर क्या है बेटे? सेकंड। इसका आंसर क्या है बेटे? सेकंड। ठीक है, नेक्स्ट 177 के बाद आ गया आपका बर्ल यूज पर लॉजिस्टिक में, तो सीधा सीधा आंसर है dn अपॉन dt आर एन। आंसर इज 4। इसका आंसर क्या है बेटे? 4। नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, हो गया? यस, पेपर तो फिनिश बेटा। ठीक है, अब देखो, वेट करते हैं आंसर की आने का ऑफिशियल, उसके बाद हम लोग डिसाइड करेंगे। ज्यादा परेशान होने की जरूरत है नहीं है बेटा, रिलैक्स रहिए। आपने अपनी पूरी मेहनत करी, जिनको लगता है कि कहीं कमी रह गई वो अगली बार फिर ट्राई करें, अच्छे से मेहनत करें। ठीक है, और परेशान होने की जरूरत नहीं है, कट ऑफ हाई नहीं जाएगी जैसे पहले जाती थी, है ना? लिमिट सीट वही है। ठीक है, कंपटीशन तो रहेगा ही रहेगा, मेहनत हमें करनी ही पड़ेगी, उसमें कमी आनी नहीं चाहिए, हताश नहीं होना है। ठीक है बेटा, अच्छे से मेहनत करते रहो, वेट करो आंसर की आने का, फिर उसके बाद आगे का हम प्रोसेस करते रहेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच। मित्रेश वाशनी फ्रॉम सांकला क्लासेस।